इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का प्रश्नावली 4 का ए। 4 के ए में इसको शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि अभ्यास 4 में है क्या। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अभ्यास 4 जो है अध्याय 4 उसमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण दो चर तो आपको समझ में आ रहा होगा, दो चर। लेकिन रैखिक समीकरण क्या होता है? रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि जो समीकरण है उस पे अधिकतम घात एक होनी चाहिए। एक रैखिक समीकरण होता है, फिर द्विघात समीकरण जिसमें अधिकतम घात 2 की होती है, त्रिघात समीकरण होता है जिसमें अधिकतम घात 3 की होती है। हम क्लास 9 में रैखिक समीकरण पढ़ेंगे और 10th में जब जाएंगे तो द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण के बारे में जानेंगे। तो हम रैखिक समीकरण अभी जान लेते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण को प्रायः ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 या ax प्लस by इक्वल टू d के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि ये जो d है और c है ये अचर राशि है, दो चरों वाले केवल कह रहा है। तो यहां देखिए चर x और y। अब कहेंगे a b भी तो चर है, लेकिन यहां नीचे दिया हुआ है, देखिए यहां c और d अचर राशि है और ये दोनों ax और by यहां भी ये चर राशि है। जहां a इज इक्वल टू नॉट 0, a का मान जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। b इज इक्वल टू नॉट 0, b का मान भी 0 नहीं होना चाहिए। तथा a b c तथा d वास्तविक संख्या है। यानी कि जो a b और c और d जो दिया है यहां पे a b d a b c ये वास्तविक संख्या है, यानी कि संख्या है। तो संख्या जब है तो बाकी बचा क्या? x और y, ये दोनों चर राशि हो गए। तो दो चर हो गए ये। और देखिए इन पे घात क्या है, यहां भी एक की घात, यहां भी एक की घात। तो ये रैखिक समीकरण हो गए। ये दो चर वाले हो गए और रैखिक समीकरण हो गए। तो इस तरीके से दो चर वाले रैखिक समीकरण बन रहे हैं। अब उदाहरण में जैसे देख लीजिए x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। अब देखिए यहां a के जगह पे मान क्या है? जहां कोई संख्या नहीं रहती है, अगर चर राशि के पहले कोई संख्या नहीं है तो वहां माना जाता है a। तो ये 1x प्लस 2y, यहां b के जगह पे 2 हो गया, बराबर यहां d है, d का मान 5 आ गया। ये देखिए अचर राशि हो गई, यानी कि दो चर राशि और एक की घात है दोनों पे। तो ये रैखिक समीकरण हो गए, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसमें प्रश्नावली 4 का ये जो दिया है उसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चरों के रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए। यानी कि दो चरों के समीकरण के रूप में लिखिए। तो दो चरों के समीकरण के रूप में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखते हैं। यहां देखिए एक चर है, दूसरा चर हमको नहीं पता है, अचर राशि पता है। एक चर राशि पता है, एक अचर राशि पता है। और हमको क्या लिखना है? दो चरों के समीकरण के रूप में लिखना है। तो दो चरों के समीकरण के रूप में लिखेंगे जब, तो ये हो जाएगा 3x प्लस y भी होना चाहिए। तो यहां हम लिखेंगे 0 इंटू y इज इक्वल टू -3। ये हो जाएगा हमारा दो चरों वाला समीकरण। अब देखिए 0 इंटू y, इसका मान क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो मान में हमारे कोई परिवर्तन नहीं होगा और हमारा समीकरण भी बन जा रहा है। फिर इसी तरीके से यहां भी देख लीजिए, यहां y है, x नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 0 इंटू x प्लस y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा हमारा। ये हो जाएगा हमारा एक समीकरण। ये भी समीकरण बन गया, दो चर वाले समीकरण। फिर इसी तरीके से ये देखिए यहां x दिया हुआ है, y नहीं है। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 0 इंटू y इज इक्वल टू 7/3। ये हो गया हमारा समीकरण। अब इसके बाद चौथा नंबर है। चौथे नंबर में देखिए यहां y इज इक्वल टू x/2 दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे? बाई 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे।
क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू यक्स। यहां देखिए यक्स है और y है लेकिन अचर राशि नहीं है, तो क्या करेंगे हम इसको, हमको अचर राशि से अभी कोई मतलब नहीं है, हमको दो चर वाले समीकरण बनाने हैं। अचर राशि की जगह पे जीरो भी आ सकता है, तो ये हो जाएगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, दो चर वाले समीकरण बन गए। तो इस तरीके से अगर कहीं भी दिया हो कि दो चर वाले समीकरण बनाने हैं तो इस तरीके से बना लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं इसी के दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं, यहां दूसरा क्वेश्चन है, यहां तीसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन पहले हम देख लेते हैं। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इन नोटबुक की कीमत जो है वो कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखना है और ये जो कथन दिया हुआ है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना नोटबुक की कीमत बराबर यक्स रुपए। इसको हम नोटबुक की कीमत कितना मान लेंगे, यक्स रुपया मान लेंगे। और कलम की कीमत कितना मान लेंगे, कलम की कीमत बराबर मान लेंगे y रुपया। इसको हम x और y मान लिए। अब देखिए दो चर हो गए। अब प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि जो नोटबुक की कीमत है यानी x वो कलम की कीमत की 2 गुनी है। तो अगर x और y लिख दिया जाए तो नोटबुक की कीमत है x और कलम की कीमत है y। अब कह रहा है एक नोटबुक की कीमत जो है वो एक कलम की कीमत से दुगनी है, यानी कि ये जो नोटबुक है वो कलम से दोगुना पड़ रहा है। तो दोनों को बराबर करने के लिए अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी ये 2 गुना है तो इसको भी 2 गुना कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस बराबर हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा, ये x बराबर 2y। यहां भी छोड़ सकते हैं या पक्षांतर कर लेंगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये देखिए दो चर वाला एक रैखिक समीकरण हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। ध्यान केवल यही देना है कि दोनों को बराबर करना है। अगर तो नोटबुक की कीमत जो दिया है उसमें हम क्या करेंगे, कलम की कीमत में 2 गुना कर देंगे, क्योंकि ये 2 गुना है और ये 2 गुना है, ये कम है, तो क्या करेंगे, दोनों को बराबर करने के लिए 2 का इसमें गुणा कर देंगे। तो ये हो गया हमारा दूसरे का आंसर। फिर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। यदि x का मान दिया हुआ है माइनस अल्फा और y का मान दिया है 5/2, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और समीकरण दिया हुआ है, समीकरण का हल है। हल का मतलब क्या होता है, x और y का मान रखने पर ये अचर राशि को हम पक्षांतर करके उस साइड ले जाते हैं और उसके बाद में x और y का मान रखते हैं। x और y का मान रखने के बाद हमारा जो पक्षांतर किया हुआ अचर राशि रहता है उसके बराबर अगर आ जाता है तो हल है, और नहीं आता है तो हल नहीं है। या फिर पक्षांतर नहीं करना चाहते हैं तो x और y का मान रख करके इसको सॉल्व करेंगे तो बराबर हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर पक्षांतर करेंगे तो अचर राशि के बराबर आना चाहिए, अगर पक्षांतर नहीं करते हैं इसी में रखते हैं तो 0 आना चाहिए। तो ये मान रखने के बाद, लेकिन यहाँ पे x बराबर माइनस अल्फा दिया हुआ है और अल्फा का हमको मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, मान ज्ञात करते हैं। x का मान दिया हुआ है माइनस अल्फा, तो इसमें हम रखेंगे माइनस अल्फा, ये समीकरण है, प्लस 4 गुणे ये हो जाएगा 5/2 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा, देखिए x का मान माइनस अल्फा, y का मान 5/2। अब ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, खत्म हो गया। तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा
प्लस 5 दूना 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहां इसको घटाएंगे तो माइनस अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये माइनस अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो 3 को हम उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा। माइनस से माइनस खत्म, अल्फा इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा, अल्फा का मान कितना 3। ये हो जाएगा हमारा तीसरे का आंसर। इस तरीके का क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा है। ये थोड़ा नीचे हो जा रहा है, यहां हम लिख लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 3, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। अभी हमने बताया हल क्या होता है, यानी x और y का मान ऐसा मान रखना है कि दूसरे पक्ष में 7 दिया हुआ है तो ये इसके बराबर आ जाए। इसको हल करने का 2 तरीका है। पहला तरीका, आप x और y का ऐसा मान सोच करके रखिए कि ये बराबर 7 हो जाए, एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका ये हो गया कि x का मान आप रखिए, 0 से शुरू कीजिए चाहे 1 से शुरू कीजिए, और y का मान अपने आप आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले हम दोनों तरीका पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पहला तरीका देख लेते हैं। मान लीजिए हम x और y का मान रखते हैं, तो x का मान अगर हम 1 रख दिए तो 2 एकम 2 हो जाएगा। 2 में कितना और जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। तो y का मान हम क्या रखेंगे, 5 रख देंगे। तो इस तरीके से 2 गुणे 1 धन 5 बराबर 7, ये हो जाएगा 2 धन 5 बराबर 7। 7 बराबर 7 आ गया, देखिए। तो ये मान एक हल हो गया, इसका एक हल निकल गया। एक तो ऐसे निकलेगा, पहला तरीका आपको सोच के रखना पड़ेगा। और दूसरा तरीका क्या है, ये फर्स्ट मेथड है। और सेकंड मेथड में इसी तरीके से, ये फर्स्ट मेथड जो है, अगर इस तरीके से हल करना चाहते हैं तो इसी तरीके से एक हल निकला और हमको निकालना कितना है, 4 हल। तो इसी तरीके से 4 बार हम मान रखेंगे। और सेकंड मेथड क्या है, x का मान मान लीजिए हम 0 रख दिए, x का मान 0 रख दिए, कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि जो समीकरण है उसके अनेक हल होते हैं। तो x बराबर 0 रख दिए अगर, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। यहां हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये 0 हो गया, 0 हो गया तो y इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। यानी कि अगर हम 0 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। जो कि हम यहाँ x और y का मान पहले माने हैं, यहाँ केवल x का मान माने हैं और y का मान हमको मिल गया है। x और y का मान यहां भी मिलेगा। अब देखिए ये 7 है और ये 0 है, इसको हम ये वाला तरीका अपना करके हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 0 प्लस y का मान 7 बराबर 7, ये हो जाएगा 7 बराबर 7। देखिए सेम यही आया। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पहला मेथड है और ये दूसरा मेथड। अब हम आपको दूसरा मेथड बताएंगे आगे। पहला मेथड आपको समझ में आ गया होगा, x का मान और y का मान खुद से देख करके चेक करके रखना पड़ेगा। मान लीजिए यहां 2 रखते हैं, 2 दूना 4 और 4 में कितना जोड़ दिया जाए कि 7 हो जाएगा। तो 4 में 3 जोड़ दिया जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो x का मान अगर 2 रख रहे हैं तो y का मान 3 रखना पड़ेगा। इसी तरीके से 4 बार रखना है। तो एक तो ये तरीका हो गया, एक ये तरीका होगा। ये वाला तरीका हम लेकर के आप चलते हैं। चलिए देखें। एक हल हमारा ये हो गया है,
फिर यहां हम शुरू करते हैं, इसको पूरा मिटा दे रहे हैं। x इज इक्वल टू 0 रखने पर यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 7, ये आ गया हमारा y का मान। तो लिखेंगे 0 7 समीकरण का हल, समीकरण का एक हल होगा, एक हल होगा, ये हो गया। पुनः x बराबर अगर हम 1 रखते हैं, रखने पर हमको 4 हल निकालने हैं, तो x बराबर 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 7। ये हो जाएगा 2 गुणे 1 धन y बराबर 7। 2 एक अन्ना 2 प्लस y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू पक्षांतर करेंगे 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। y का मान हमारा कितना आ गया? 5 आ गया। ये हो जाएगा हमारा 1 और 5 समीकरण का एक हल होगा, समीकरण का एक हल होगा। अब देखिए एक हल निकल गया, दूसरा हल ये निकल गया, ये भी है। फिर इसी तरीके से पुनः x इज इक्वल टू 0 रखे 1 रखे, अब 2 रख लेते हैं। 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। यहां रखेंगे 2 गुणे 2, ये हो गया 2 दूना 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। इसको पक्षांतर करेंगे तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। y का मान आ गया। x का मान अगर हम 2 रख रहे हैं तो y का मान हमको कितना रखना पड़ेगा? 3 रखना पड़ेगा, तब जाके ये समीकरण का हल होगा। तो यहां लिखेंगे 2, 3 समीकरण का हल होगा। और पुनः हमको 4 हल निकालने हैं, 3 हल हमको मिल गए हैं, 1 2 3। अब चौथा हल है, अगर हम इसको x बराबर 3 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। 2 इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। 3 दूना 6, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 6, वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 1 जो, अब देखिए यहां लिखेंगे 3 1 समीकरण का हल होगा। ये हो गया हमारा एक समीकरण के 4 हल, 0 7 1 5 2 3 और 3 1। यहां हम लास्ट में लिख सकते हैं कि समीकरण के 4 हल इस तरीके से, समीकरण के 4 हल बराबर 0 7, फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 5, फिर 2 3, उसके बाद 3 1। ये हो जाएंगे हमारे समीकरण के 4 हल। क्लियर है? इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। चलिए हम दूसरा बता देते हैं, तीसरा अपने मन से करिए, क्योंकि यहां पाई है, कंफ्यूजन होगा। इस तरीके से जब क्वेश्चन आ जाता है तो कंफ्यूजन होता है कि ये पाई को क्या करेंगे। देखते हैं, चलिए ये देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये दिया है पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इसको किस तरीके से निकालेंगे? सेम वही फार्मूला, x इज इक्वल टू 0
रखने पर x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या में हम 0 का गुणा करते हैं तो 0 मान आता है, तो ये 0 हो गया, y बराबर 9 बचा। ये आ गया आपका पहला हल, यानी कि लिखेंगे 0 9 समीकरण का हल होगा। ये हो गया। पुनः x इज इक्वल टू 1 रखते हैं, रखने पर तो ये हो जाएगा पाई इंटू x का मान हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे, प्लस y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब 1 का गुणा जब हम करते हैं तो पाई भर बचेगा। किसी भी संख्या में हम 1 का गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। अब पाई को हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9 माइनस पाई, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा हल भी निकल गया। कौन सा कि 9 माइनस पाई समीकरण का हल होगा। ये निकल गया हमारा दूसरा हल। अब तीसरे हल पे चलते हैं। तो पुनः x बराबर 1 रखे हैं तो x बराबर यहां हम 2 रख रहे हैं, रखने पर। अब 2 रखते हैं तो 2 रखेंगे तो पाई है गुणे x का मान 2 प्लस y इज इक्वल टू 9। अब इसका गुणा जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस y इज इक्वल टू 9। पक्षांतर करेंगे तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई हो जाएगा। ये y का मान निकल गया। अब जब y का मान निकल गया तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2 और 9 माइनस 2 पाई, ये भी एक हल निकल गया। समीकरण का हल होगा। अब देखिए ये चीज आप खुद से सोच करके रखेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्या रखा जाए, कितना रखा जाए कि ये बराबर 9 आ जाए, और इस तरीके से रखेंगे तो इजीली आपका मिलता रहेगा। अब पुनः चौथा नंबर देख लेते हैं। पुनः x इज इक्वल टू, यहां 2 रखे हैं, यहां 3 रख लेते हैं, रखने पर रखेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए पाई x है तो पाई गुणे 3। यहां पे हम माइनस भी रख सकते हैं। यहां जैसे 1 रखे हैं तो माइनस 1 रख सकते हैं, माइनस 2 रख सकते हैं, माइनस 3 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, आपको मान रखना है केवल। और प्लस y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 पाई प्लस y इज इक्वल टू 9। पक्षांतर करेंगे तो 9 माइनस 3 पाई हो जाएगा। ये हो गया हमारा चौथा हल निकल गया। क्या 3 कामा 9 माइनस 3 पाई समीकरण का हल होगा। अब जब ये समीकरण का हल हो जाएगा तो पूछा क्या है, समीकरण के 4 हल पूछा है, तो लिखेंगे समीकरण के 4 हल बराबर हो जाएंगे। पहला क्या निकला है 0 9, ये हो जाएगा 0 9। फिर दूसरा क्या निकला है 1 निकला है और 9 माइनस पाई निकला है, तो यहां लिखेंगे 1 9 माइनस पाई। फिर तीसरा क्या निकला है यहां 2 9 माइनस 2 पाई। और चौथा नंबर हमारा निकला है 9 नहीं है, ये 3 है, 3 कामा 3 कामा 9 माइनस 3 पाई। ये हो गया हमारा चारों हल।
3 9 माइनस 3 पाई 9 माइनस 3 पाई, ये हो गया हमारा 4 हल। इस तरीके से अगर पूछेगा यहां पे कहीं कहीं पूछेगा 2 हल निकालना है, कहीं पूछेगा 3 हल निकालना है, तो इसको इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। आगे कुछ क्वेश्चन है जिसमें 2 हल निकालने हैं और कुछ क्वेश्चन है जिसमें 3 हल निकालने हैं, तो इसी तरीके से उनको सॉल्व करेंगे और हल निकाल लेंगे। क्लियर है? तीसरा नंबर आपको करना क्या है, 4y को पक्षांतर कर दीजिएगा, x माइनस 4y हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब मान रखते जाइएगा, x का मान रखेंगे, y का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और फर्स्ट मेथड जो बताए थे उसमें आपको यह सोचना रहता कि x बराबर अगर हम 0 रख रहे हैं तो कितना रखें y का मान कि दोनों पक्ष बराबर आ जाए, तो वहां सोचना पड़ेगा। लेकिन यहां सोचने की जरूरत नहीं है, एक मान रखेंगे दूसरा मान हमको मिल जाएगा, और जब दोनों मान मिल जाएगा तो वही होगा समीकरण का हल। तो एक हल यहां निकलेगा, 4 हल निकालने हैं, एक हल यहां निकलेगा, उसी तरीके से 4 बार रखेंगे मान तो चारों हल निकल जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन पे। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 के हल हैं और कौन कौन नहीं है। इसमें आपको चेक करना है, ये जो दिया हुआ है इसमें कौन कौन से समीकरण में मान रखने पर हल प्राप्त हो रहे हैं और कौन कौन से नहीं है। इसमें ये हल दिया हुआ है लेकिन क्लियर नहीं है कि ये इसका हल है या नहीं है, ये आपको पता करना है। तो पता कैसे करेंगे, देखिए पहला वाला दिया है 0 2 दिया है, तो ये है x और ये है y का मान। x बराबर 0 और y बराबर 2, समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 में रखने पर ये x का मान और y का मान हम समीकरण में रखेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब x का मान 0 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। 0 का मतलब कुछ नहीं, 2 दूना 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। अब देखिए दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ये माइनस में आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है, तो लिखेंगे 0 2 समीकरण का हल नहीं है। क्लियर? इसी तरीके से जब 2 रखेंगे, चलिए देखते हैं, ये जब 2 रखेंगे x की जगह दूसरा नंबर हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 0, समीकरण x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 में रखने पर, ये जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये समीकरण दिया हुआ है, यहां रखेंगे 2 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 4, ये 0 हो जाएगा, 2 में से 0 घटाएंगे 2 आएगा, ये देखिए 2 आ गया और 4 आ गया, ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, अतः 0 2 समीकरण के हल नहीं है। इसी तरीके से यहां भी रखेंगे, x के जगह पे 4 और y के जगह पे 0, जैसे यहां हमने किया उसी तरीके से मान रख करके, अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहे हैं तो समीकरण का हल नहीं है, अगर दोनों पक्ष बराबर आ जा रहे हैं तो समीकरण का हल है। आगे के 3 क्वेश्चन आप
खुद करिए और कमेंट में बताइए कि समीकरण के हल हैं या नहीं है, तीसरा है या नहीं है, चौथा है या नहीं है, और पांचवा भी दिया है एक और एक, इसको भी चेक करके बताइए कि हल है या नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं हम छठे क्वेश्चन पे। छठवां क्वेश्चन है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1। यहां x का मान और y का मान दिया हुआ है। समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू k का एक हल है, यानी इसका हल ये दिया हुआ है, तो हमको कुछ करना नहीं है, मान रख देना है। x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण में रखने पर ये सॉल्यूशन है। समीकरण है हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। 2 इंटू एक्स का मान 2 प्लस 3 इंटू वाई का मान 1 इज इक्वल टू k। अब क्या करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा और प्लस 3 करना 3 हो जाएगा, बराबर के 4 3 7, k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। ये हो जाएगा हमारा आंसर। k का मान हमको निकालना है, इस तरीके से हम k का मान निकाल लेंगे। पुनः 7वें नंबर पे चलते हैं, देखते हैं दिया हुआ है समीकरण 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 में y के पदों को, ये जो y का पद है को x में व्यक्त कीजिए। यदि y बराबर -5 हो तो क्या करना है, x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या कर रहा है कि y के पदों को x में व्यक्त कीजिए, यानी कहने का इसके मतलब है कि ये 7x माइनस 3y दिया है बराबर 15 दिया है, तो y के पदों को यानी कि y के पदों को क्या करना है, पक्षांतर करना है और x में व्यक्त करना है। तो ये हम क्या करेंगे 7x इज इक्वल टू 15 प्लस 3y और इसको पक्षांतर करेंगे x इज इक्वल टू 15 प्लस 3y अपान 7। ये आ जाएगा x में व्यक्त, x के पदों मतलब y के पदों को x के मान के रूप में व्यक्त कर दिए। अब x का मान तो निकल गया, फिर कह रहा है y बराबर -5, तो x बराबर 15 प्लस 3y बाई 7 में y इक्वल टू -5 रखने पर ये मान रखेंगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 15 प्लस 3 इंटू -5 बाई 7। x इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 15 प्लस माइनस का गुणा -15 बाई 7। अब x का मान हमारा कितना निकल जाएगा, यहाँ 0 बाई 15 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये हो गया हमारा 7वें का आंसर। हमको क्या करना है, y के पदों को x में व्यक्त करना है, तो y के पदों को हम x में व्यक्त कर दिए, बाकी ये मान दिया हुआ है इसी को हम इसमें रख देंगे और x का मान हम निकाल लेंगे। x का मान हमको निकालना है, x बराबर आ जाएगा 0। फिर आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 1 तथा -3 4 समीकरण 3x प्लस y इज इक्वल टू 7 के हल हैं। तो इसको किस तरीके से हल करेंगे ये आप लोग स्वयं करेंगे, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन 2-3 बार हम बता चुके हैं। x का मान 1 और y का मान 1, एक बार इसको रखेंगे इस समीकरण में, अगर दोनों पक्ष बराबर आ जा रहे हैं तो क्या होगा, 1 1 समीकरण का हल होगा। अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहे हैं तो समीकरण का हल नहीं होगा। ऐसे ही देख लीजिए 3 और 1, यहाँ 1 होगा, x की जगह पे 1, 3 एकम 3 और यहाँ 1 हो जाएगा y की जगह पे, तो 3 और 1 4, 4 बराबर 7 आ रहा है, तो 1 1 समीकरण ये जो दिया है समीकरण इसका हल नहीं होगा। इसी तरीके से इसको भी रखेंगे, अगर बराबर आ गया तो हल है और नहीं आया तो हल नहीं है।
ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके बताइए, ये तो नहीं है, ये वाला सॉल्व करके बताइए कि हल है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 मान रखेंगे और कमेंट में बताइए कि हल होगा या नहीं होगा। 9वें क्वेश्चन को हम बता दे रहे हैं। समीकरण 5x - 2 = 3x - 8 को हल कीजिए। तो इसको हल करना है तो हम क्या करेंगे, ये x है, x वाले को एक साथ कर लेंगे पक्षांतर करके, तो ये -3x हो जाएगा और यहाँ -8 है, ये प्लस है तो उधर जाएगा, सॉरी माइनस है उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2x = -6, 2 × 2 2 × 3 6, x हो जाएगा -3। ये आ गया हमारा आंसर। ये इस तरीके से दिया रहेगा तो ऐसे हल कर देंगे। फिर आगे देखते हैं 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन देखिए दिया है, समीकरण x/2 + 3y/5 = -1 को मानक रूप में लिखिए। इसको मानक रूप में लिखना है, कैसे लिखना है, जैसे समीकरण दिया हुआ है उस तरीके से। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, यहां हो जाएगा -1 पहले से, ये एलसीएम लेंगे तो 5 और 2 का एलसीएम 10 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 5 बार जाएगा 5x हो जाएगा, प्लस 5 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, ये 6y हो जाएगा। इसके बटे कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 5x + 6y = -10। इसको हम पक्षांतर कर सकते हैं तो ये हो जाएगा +10 = 0। ये हमारा आ गया मानक रूप। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन हमारा है, देखिए दिया हुआ है समीकरण 3x = y + 3 के 3 हल लिखिए। ये 3 हल पूछा हुआ है तो हम इसको पक्षांतर कर सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से समीकरण बना के। और हमने आपको बताया है जब 4 हल वाला, तो उसी समय बताया कि आगे आपको मिलेंगे 2 हल भी निकालने के लिए पूछेगा और 3 हल भी निकालने के लिए पूछेगा। इस तरीके से कितने भी हल निकालने होंगे उसी नियम से निकाला जाएगा। तो ये आप लोग x का मान एक बार रख करके हल निकालेंगे, एक हल निकल जाएगा, फिर दोबारा x का मान रखेंगे, फिर दोबारा x का मान रखेंगे, ये खुद करेंगे क्योंकि 4 हल वाला हमने 2 क्वेश्चन आपको बता दिया है, उसी तरीके से सेम वही टेक्निक है इसको निकालने का। 3 हल हो, 4 हल हो, 5 हल हो, जितने भी हल निकालने होंगे हमको वही तरीका अपनाना है। तो ये भी आप स्वयं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं 12वां क्वेश्चन। एक नगर में ऑटो रिक्शा का किराया पहले किलोमीटर पर 10 रुपए, उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर 4 रुपए वसूला जाता है। यानी 1 किलोमीटर चलने पर 10 रुपया फिक्स है, उसके बाद हर किलोमीटर पे 4 रुपए वसूला जाता है। उपरोक्त कथन को व्यक्त करते हुए रैखिक समीकरण लिखिए। तो रैखिक समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले हमको इसको हल करना पड़ेगा। सॉल्यूशन ये हो जाएगा, माना तय की गई कुल दूरी, पहले हम क्या करेंगे, तय की गई कुल दूरी निकालेंगे, क्या, x किलोमीटर। कितनी दूरी तय कर रहा है, x किलोमीटर। अब कुल किराया बराबर y रुपए। x किलोमीटर चल रहा है और y रुपए वसूल रहा है। टोटल दूरी x है और y रुपए उसको मिल रहा है। तो पहले किलोमीटर का किराया कितना है, पहले
किलोमीटर का किराया दिया हुआ है, कितना, बराबर 10 रुपए। अब ये पहले किलोमीटर का किराया देखिए दिया हुआ है 10 रुपया, तो 10 रुपया दिया हुआ है, तो पहले किलोमीटर के बाद बची हुई दूरी क्या होगी? पहले किलोमीटर के बाद बची हुई दूरी निकाल लेंगे। अब देखिए टोटल दूरी है x किलोमीटर और पहले किलोमीटर का किराया दिया हुआ है 10 रुपया, तो हम क्या करेंगे, बची हुई दूरी निकालेंगे, तब तो हमारा 4 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से वसूला जाएगा। तो बची हुई दूरी क्या हो जाएगी, कुल दूरी में से 1 किलोमीटर हम घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर का किराया हमको मालूम है, तो x माइनस 1 किलोमीटर हो जाएगा, यानी कि x में से हम 1 को घटा लेंगे। तो बची हुई दूरी का किराया दर क्या है? अब देखिए बची हुई दूरी जो है उसका किराया दर क्या है, प्रति किलोमीटर 4 रुपए। बची हुई दूरी का किराया दर होगा कितना, 4 रुपए प्रति किलोमीटर। ये 1 किलोमीटर का, ये देखिए पहले किलोमीटर के बाद हर 1 किलोमीटर पे 4 रुपया वो बढ़ रहा है, तो बची हुई दूरी का किराया दर 4 रुपए प्रति किलोमीटर होगा। तो बची हुई दूरी का ये किराया दर है, तो बची हुई दूरी का किराया कितना होगा, बची हुई दूरी का किराया कितना होगा, 1 किलोमीटर का 4 रुपए है, तो इतने किलोमीटर का कितना हो जाएगा, ज्यादा पूछा रहता है तो क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, गुणा करेंगे 4x माइनस 4 हो जाएगा, यानी बची हुई दूरी का किराया कितना हो जाएगा, 4x माइनस 4 रुपए हो जाएगा। ये हो गया। अब कह रहा है कुल किराया हमको कितना मिल रहा है, y मिल रहा है, और 1 किलोमीटर का किराया 10 रुपए है, बाकी दूरी का किराया 4x माइनस 4 है। तो इसको हम समीकरण के रूप में जब व्यक्त करेंगे तो लिखेंगे कुल किराया बराबर पहले किलोमीटर का किराया, पहले किलोमीटर का किराया धन बची हुई दूरी का किराया, बची हुई दूरी का किराया, दोनों किराया जब हम जोड़ देंगे तो हमको टोटल किराया मिल जाएगा। तो ये पहले किलोमीटर का किराया है 10 रुपया प्लस बाकी दूरी का किराया क्या होगा, 4x माइनस 4, और यहां कुल किराया हमने कितना माना है, y माना है, तो y हो जाएगा। अब y बराबर हो जाएगा 10 प्लस 4x माइनस 4, y इज इक्वल टू 4x प्लस 6, ये हो जाएगा। अब इसको हम सही क्रम में जब लिखेंगे, चाहे यहीं पे रोक दीजिए, ये हमारा आंसर आ जाएगा, या फिर इसको हम x और y को एक साथ कर लेंगे। तो ये अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो 4x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 6, ये भी हो सकता है, बाकी आंसर ये भी सही है। तो यहीं तक हम रोक देते हैं, आगे ले जाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया हमारा कुल किराया निकल गया। अब ये कथन को व्यक्त करते हुए रैखिक समीकरण लिखिए, तो रैखिक समीकरण ये हमारा आ गया। फिर इसी तरीके से 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ये जो सिस्टम है, प्रश्न आप पहले पढ़िए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा क्या है, क्या पूछ रहा है।
चलिए देखिए 13वां दिया है, यदि समीकरण 2/3 x - y बराबर 2 में y बराबर 0